अस्सलामुअलैकुम। नेबोश आईजीसी कोर्स में खुशामदीद। ये एलिमेंट 2 की दूसरी और आखिरी वीडियो है जिसका उन्वान है दी हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, यानी सेहत और हिफाजत की पॉलिसी। पिछली वीडियो में हमने 2 मैनेजमेंट सिस्टम सीखे, ILO OH 2001 और ISO 45001। दोनों में पॉलिसी सबसे पहले आती है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि ये पॉलिसी क्या है, इसमें क्या होना चाहिए और उसे कैसे रिव्यू करना चाहिए। पॉलिसी किसी भी इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम की बुनियाद है। अगर पॉलिसी सही नहीं तो सब कुछ गलत हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप 6 अहम चीजें समझ जाएंगे। पहली चीज, आप समझेंगे कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है और इसका मकसद क्या है। दूसरी चीज, आप पॉलिसी के 3 हिस्से समझेंगे। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तीसरी चीज, आप जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट समझेंगे। चौथी चीज, आप ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन समझेंगे। पांचवी चीज, आप अरेंजमेंट सेक्शन समझेंगे। और छठी चीज, आप समझेंगे कि पॉलिसी कब और क्यों रिव्यू करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी क्या है। पॉलिसी वो डॉक्यूमेंट है जो ऑर्गेनाइजेशन के जनरल अप्रोच और कमिटमेंट को हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में बयान करता है। इसका रोल क्या है? ये इफेक्टिव OHSMS की फाउंडेशन स्टोन है, यानी बुनियाद का पत्थर। अगर बुनियाद मजबूत है तो इमारत मजबूत होगी। इसका मकसद क्या है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फ्रेमवर्क फराहम करती है और ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स की गाइडेंस देती है। एक अच्छी पॉलिसी क्या बताती है? ऑर्गेनाइजेशन के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एम्प्लॉइज और दूसरों को वर्कप्लेस एक्टिविटीज के नतीजे में नुकसान से बचाने के अरेंजमेंट्स। पॉलिसी सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है जो फाइल में पड़ी रहे, उसे डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। ये 2 लेवल्स पर होता है। सीनियर मैनेजमेंट लेवल पर उन्हें डिसाइड करना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन किन हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए कमिट कर रही है और फिर इसके मुताबिक रिसोर्सेज एलोकेट करने होते हैं। अगर पॉलिसी में लिखा है कि हम ट्रेनिंग देंगे तो ट्रेनिंग के लिए बजट होना चाहिए। अदर मैनेजर्स लेवल पर उन्हें इंश्योर करना होता है कि इनकी डिसीजन मेकिंग पॉलिसी के मुताबिक हो। इनके फैसले ऑर्गेनाइजेशन के स्टेटेड एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ नहीं होने चाहिए। तो पॉलिसी हर लेवल पर डिसीजंस को शेप करती है। एक अहम बात समझ लें कि पॉलिसी का कोई एक सही फॉर्मेट नहीं है, कोई एक टेम्पलेट नहीं है जो सबके लिए काम करे। पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। क्या फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए? हजार्ड्स क्या है, रिस्क्स क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की साइज कितनी है और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। मिसाल के तौर पर एक छोटी लो हैजर्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की पॉलिसी बहुत मुख्तलिफ होगी एक बड़ी हाई हैजर्ड ऑयल एंड गैस मल्टीनेशनल से। छोटी कंपनी की पॉलिसी सिंपल और शॉर्ट हो सकती है, लेकिन बड़ी कॉम्प्लेक्स कंपनी की पॉलिसी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए। पॉलिसी को ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेवलप और टेलर करना होता है। पॉलिसी बनाना सिर्फ गुड प्रैक्टिस नहीं बल्कि लीगल रिक्वायरमेंट भी है। ILO की रिकमेंडेशन R164 का आर्टिकल 14 कहता है, एम्प्लॉयर्स को जहां इनके ऑपरेशंस की नेचर इसका तकाजा करती हो, लिखकर बयान करना चाहिए अपनी पॉलिसी और अरेंजमेंट्स और मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये इन्फॉर्मेशन हर वर्कर को बतानी चाहिए और ये ऐसी लैंग्वेज या मीडियम में होनी चाहिए जो वर्कर आसानी से समझे। इस ILO रिकमेंडेशन की बुनियाद पर नेशनल और रीजनल लेजिस्लेशन में स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन में हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क एक्ट 1974 की सेक्शन 2(3) में ये रिक्वायरमेंट है। पॉलिसी आम तौर पर 3 हिस्सों में पेश की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। पहला हिस्सा है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, उसे स्टेटमेंट ऑफ जनरल पॉलिसी भी कहते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन की फिलॉसफी बयान करता है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। दूसरा हिस्सा है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन, ये चेन ऑफ कमांड दिखाता है और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आइडेंटिफाई करता है। तीसरा हिस्सा है अरेंजमेंट सेक्शन, ये बताता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिकली कैसे मैनेज होती है। तीनों हिस्से मिलकर एक इफेक्टिव पॉलिसी बनाते हैं। आइए हर हिस्से को डिटेल में समझते हैं। पहला हिस्सा है जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। ये क्या बयान करता है? ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल अप्रोच हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में। इसमें क्या होता है?
एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या सेट करता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए विजन, यानी टॉप मैनेजमेंट का नुक्ता नजर कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस के लिहाज से ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ देखना चाहते हैं। क्या जरूर शामिल होना चाहिए? लीगल कंप्लायंस के लिए कमिटमेंट। बहुत से केसेस में कमिटमेंट लीगल स्टैंडर्ड से भी ऊपर होती है। ये वो जगह है जहां टॉप मैनेजमेंट अपना विजन बयान करते हैं। जनरल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट की कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं। रिकग्निशन होनी चाहिए कि मैनेजर्स और वर्कर्स हर लेवल पर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में हिस्सा लेते हैं। वादे होना चाहिए कि हर शख्स को पॉलिसी फॉलो करनी है। ये भी वाजे होना चाहिए कि पॉलिसी की सीरियस ब्रीचेस को डिसिप्लिनरी ऑफेंसेस समझा जा सकता है। सिग्नेचर जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊपर वाले शख्स के दस्तखत होने चाहिए, जैसे सीईओ या मैनेजिंग डायरेक्टर। इससे जाहिर होता है कि कमिटमेंट हाईएस्ट लेवल से आ रही है। डेट भी होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये स्टेटमेंट कब तैयार हुई और रिव्यू के लिए रेफरेंस पॉइंट हो। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में कुछ जनरल एम्स शामिल हो सकते हैं। लीगल ऑब्लिगेशंस, सब लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करना। सेफ वर्क प्लेस, महफूज वर्क प्लेस, सेफ इक्विपमेंट, सेफ सिस्टम्स ऑफ वर्क फराहम करना। इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग और सुपरविजन फराहम करना। रिस्क असेसमेंट, सब रेलेवेंट एक्टिविटीज का रिस्क असेसमेंट करना। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस मॉनिटर करना। रिसोर्सेज, एडिक्वेट रिसोर्सेज फराहम करना, जिसमें एक्सपर्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइस शामिल है। कम्युनिकेशन, वर्कर्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कंसल्टेशन। एक बात याद रखें, एम्स एस्पिरेशनल हो सकते हैं, यानी जहां ऑर्गेनाइजेशन अभी है वहां नहीं बल्कि जहां होना चाहती है। मिसाल के तौर पर जीरो हार्म की एस्पिरेशन। इन एम्स को समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशनल विजन भी कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट में क्वांटिफाइबल टारगेट्स या ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। एक्सीडेंट रेट से रिलेटेड, एक्सीडेंट या इल हेल्थ रेट में रिडक्शन हासिल करना। एक्टिव मॉनिटरिंग से रिलेटेड, साल भर में सब सुपरवाइजर सेफ्टी इंस्पेक्शंस कंप्लीट करना। पूरी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क असेसमेंट्स करना। सब वर्कर्स को ट्रेनिंग देना। कंसल्टेशन से रिलेटेड, वर्कफोर्स को एंगेज करने के लिए कंसल्टेशन प्रोसेस डेवलप करना। टारगेट्स के क्या फायदे हैं? पहला, परफॉर्मेंस मेजर हो सकती है। दूसरा, स्टाफ के लिए टैंजिबल ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट ड्राइव होती है। टारगेट सेट करते वक्त बेंचमार्किंग का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। बेंचमार्किंग क्या है? परफॉर्मेंस को किसी स्टैंडर्ड से कंपेयर करना। किससे कंपेयर कर सकते हैं? पास्ट परफॉर्मेंस से, पिछले साल हमने कैसा किया इससे बेहतर करना। अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन से, जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हमारी जैसी हैं, वो कैसा कर रही हैं। इंडस्ट्री एज अ होल से, पूरी इंडस्ट्री का एवरेज क्या है। मिसाल, अगर पूरी इंडस्ट्री में फेटल रोड एक्सीडेंट रेट हर 10 लाख माइल्स पर 1 है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट हो सकता है कि इससे बेहतर रेट हासिल करें। जब ऑब्जेक्टिव सेट करें तो वो स्मार्ट होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एस का मतलब है स्पेसिफिक, यानी वाज़ेह, प्रिसाइज ऑब्जेक्टिव हो। एम का मतलब है मेजरेबल, यानी अचीवमेंट या प्रोग्रेस मेजर हो सके, आमतौर पर नंबर्स देकर। ए का मतलब है अचीवेबल, यानी ये हो सकता है, मुमकिन है। आर का मतलब है रीजनेबल, यानी दी गई टाइम स्केल और रिसोर्सेज में हो सकता है। टी का मतलब है टाइम बाउंड, यानी डेडलाइन या टाइम स्केल सेट हो। जब भी ऑब्जेक्टिव सेट करें, स्मार्ट क्राइटेरिया चेक करें। आइए एक मिसाल से समझते हैं कि स्मार्ट ऑब्जेक्टिव कैसी होती है। पहला ऑब्जेक्टिव, इम्प्रूव द सेफ्टी कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी कल्चर बेहतर करो। क्या ये स्मार्ट है? नहीं। क्यों नहीं? ये स्पेसिफिक नहीं है क्योंकि कोई प्रिसाइज टारगेट नहीं है। ये मेजरेबल नहीं है क्योंकि सक्सेस कैसे मेजर करेंगे, और टाइम बाउंड नहीं है क्योंकि कोई डेडलाइन नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, रिव्यू ऑल 48 रिस्क असेसमेंट्स विद इन अ 12 मंथ पीरियड, यानी 12 माह में सब ऑडिहार्ट रिस्क असेसमेंट्स रिव्यू करो। क्या ये स्मार्ट है? हाँ। क्यों? टारगेट प्रिसाइजली डिफाइंड है, नंबर दिया हुआ है जिससे सक्सेस मेजर हो सकती है, टाइम स्केल दी हुई है। हमेशा इंश्योर करें कि ऑब्जेक्टिव स्मार्ट क्राइटेरिया पर पूरा उतरे। ऑब्जेक्टिव सेट करते वक्त कुछ फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए। कौन सेट करेगा? सीनियर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी एडवाइजर्स से गाइडेंस ली जा सकती है। फंक्शनल लेवल्स,
मुख्तलिफ लेवल्स या पार्ट्स के लिए ऑब्जेक्टिव सेट होने चाहिए। ये पर्सनल टारगेट्स के जरिए जॉब अप्रेजल प्रोसेस में हो सकता है। लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स में लीगल स्टैंडर्ड्स का ख्याल रहे। हैजर्ड्स एंड रिस्क्स, वर्कप्लेस के हैजर्ड्स और रिस्क्स कंसिडर हों, वरना इरेलेवेंट ऑब्जेक्टिव्स बन जाएंगे। टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का फायदा उठाएं। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जेक्टिव्स फाइनेंशियल और ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव्स से कॉन्फ्लिक्ट ना करें। इंटरेस्टेड पार्टीज, एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्टर्स, क्लाइंट्स, कस्टमर्स वगैरह के व्यूज लें। अब दूसरा हिस्सा समझते हैं जो है ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन। ये किस बारे में है? लोगों और इनके ऑपरेशनल ड्यूटीज के बारे में जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड है। ये क्या दिखाता है? हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए चेन ऑफ कमांड। ये क्या आइडेंटिफाई करता है? स्टाफ के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये क्या इनेबल करता है? क्लियर डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज। कॉमन प्रैक्टिस ये है कि इस सेक्शन में एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शामिल हो जो लाइंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, कम्युनिकेशन और फीडबैक दिखाए। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में मुख्तलिफ लाइंस होती हैं। लाइन मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये स्ट्रक्चर में ऊपर से नीचे फ्लो करती है, यानी कौन किसको रिपोर्ट करता है। फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एचएनएस मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सब लेवल्स पर एडवाइस दे। ये लाइन मैनेजमेंट से अलग है। कम्युनिकेशन एंड फीडबैक ये नीचे से ऊपर फ्लो करती है, यानी इंफॉर्मेशन कैसे ऊपर जाती है। चार्ट से वाज़ेह होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करता है और इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है। ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन में कौन कौन से रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। सीईओ या एमडी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल। सीनियर मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि इनके मैनेजमेंट कंट्रोल में जो पार्ट है वहां एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स हों। मिडिल मैनेजर्स इंश्योर करते हैं कि इनके एरिया में मेजर्स इफेक्टिव हों। सुपरवाइजर्स अपने एरिया में डे टू डे ओवरसाइट। ऑल एम्प्लॉइज काम के दौरान हर वक्त सेफली एक्ट करें। कॉम्पिटेंट पर्सन्स स्पेशलिस्ट हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज जैसे फर्स्ट एडर्स या फायर मार्शल्स। टेस्ट प्रैक्टिशनर्स मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज को सपोर्ट करने के लिए एडवाइस दें। ये सब रोल्स क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। अब तीसरा हिस्सा समझते हैं जो है अरेंजमेंट सेक्शन। ये अक्सर पॉलिसी का सबसे बड़ा सेक्शन होता है। इसका मकसद क्या है? डिटेल में बताना कि हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे मैनेज होती है। इसमें क्या होता है? सिस्टम्स और प्रोसीजर्स जो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अरेंजमेंट्स दो तरह की होती हैं। जनरल अरेंजमेंट्स वो हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इश्यूज जो सब वर्क प्लेसेस से रेलेवेंट है। स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स वो जो पर्टिकुलर रिस्क से डील करती हैं जो इस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन में है। जनरल अरेंजमेंट्स में क्या शामिल होता है? रिस्क असेसमेंट, असेसमेंट्स कैसे की जाती हैं। ट्रेनिंग नीड्स कैसे आइडेंटिफाई होती हैं और ट्रेनिंग कैसे डिलीवर होती है। कंसल्टेशन, वर्कर्स से कैसे कंसल्ट किया जाता है। कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन कैसे कम्युनिकेट होती है। मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस कैसे मॉनिटर होती है। इंसिडेंट रिपोर्टिंग, एक्सीडेंट्स कैसे रिपोर्ट होते हैं और इन्वेस्टिगेट होते हैं। इमरजेंसी प्रोसीजर्स, फायर, फर्स्ट एड, इवैक्यूएशन ये जेनेरिक इश्यूज हैं जो सब वर्क प्लेसेस से रेलेवेंट है, लेकिन इनके लिए प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए टेलर होने चाहिए। स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स एंड पर्टिकुलर रिस्क के लिए होती हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन में है। मिसालें, लोन वर्किंग जब कोई अकेला काम करे, नॉइज एक्सपोजर कंट्रोल शोर से बचाओ, वाइब्रेशन एक्सपोजर कंट्रोल कंपन से बचाओ, कंट्रोल ऑफ एक्सपोजर टू टॉक्सिक मटेरियल्स जहरीले मवाद से बचाओ, कंट्रोल ऑफ क्राउड्स भीड़ का इंतजाम, कंट्रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट रिस्क गाड़ियों के खतरात का इंतजाम, स्पेसिफिक हेल्थ सर्वेलेंस मखसूस मेडिकल चेकअप्स, वेस्ट डिस्पोजल कचरे का इंतजाम। याद रखें कि सब ऑर्गेनाइजेशंस में सब रिस्क्स नहीं होते। स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज पर डिपेंड करती हैं। लॉरी हॉलेज कंपनी में ट्रांसपोर्ट रिस्क्स के अरेंजमेंट्स होंगे, लेकिन ऑफिस कंपनी में नहीं होंगे। अब समझते हैं कि पॉलिसी क्यों रिव्यू करनी चाहिए। पॉलिसी को रिजिड और अनचेंजिंग नहीं समझना चाहिए। पॉलिसी को करंट और रेलेवेंट रहना चाहिए। इसलिए पॉलिसी एक लाइव डॉक्यूमेंट है जो रेगुलर रिव्यूज का सब्जेक्ट है। गुड प्रैक्टिस ये है कि पॉलिसी रेगुलरली रिव्यू हो। मिसाल के तौर पर हर साल किन सर्कमस्टांसेस में पॉलिसी रिव्यू होनी चाहिए। पीरियोडिक रिव्यू गुड प्रैक्टिस के तौर पर सालाना रिव्यू। पर्सनल चेंज
नया सीईओ आए, नया एचएनएस मैनेजर आए, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंजेस, रीस्ट्रक्चरिंग हो, मर्जर्स हो, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नया इक्विपमेंट आए, नए प्रोसेसेस हो, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, एक्सपेंशन हो, नए प्रेमिसेस हो, नई एक्टिविटीज शुरू हो, लीगल चेंजेस, नई लेजिस्लेशन आए, नए रेगुलेशंस हो। इन सब सिचुएशंस में पॉलिसी रिव्यू जरूरी है। रिव्यू का मकसद क्या है? ये इंश्योर करना कि पॉलिसी अप टू डेट और एक्यूरेट है। क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? लास्ट रिव्यू की डेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पर होनी चाहिए। इससे क्या इंडिकेशन मिलती है? पॉलिसी कितनी करंट है? अगर पॉलिसी आउटडेटेड हो तो क्या होता है? कंफ्यूजन हो सकती है, नॉन कंप्लायंस हो सकती है, जो रिटन है वो एक्चुअल प्रैक्टिस से मैच नहीं करता। इसलिए पॉलिसी को अपडेटेड रखना बहुत जरूरी है। आइए आज की वीडियो का खुलासा करते हैं। पॉलिसी का मकसद OHSMS की फाउंडेशन है। अप्रोच, कमिटमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करती है। इन्फ्लुएंसेस हर लेवल पर डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करती है। लीगल बेसिस ILO R164 आर्टिकल 14 और नेशनल लॉज। 3 हिस्से, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन और अरेंजमेंट्स। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, कमिटमेंट, CEO या MD के दस्तखत, डेट होनी चाहिए। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल, टाइम बाउंड। ऑर्गेनाइजेशन, रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, चेन ऑफ कमांड, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। अरेंजमेंट्स 2 तरह की, जनरल जो सब वर्क प्लेसेस से रेलेवेंट है, स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर रिस्क्स के लिए है। रिव्यू रेगुलर होनी चाहिए, मिसलन सालाना। चेंजेस के बाद भी करंट रखना जरूरी है। इसके साथ हमारा एलिमेंट 2 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम एलिमेंट 3 शुरू करेंगे, जिसमें मैनेजिंग रिस्क के बारे में सीखेंगे। अल्लाह हाफिज।